अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, हमारा ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म भी कंप्लीट हो गया हुआ है, राइज ऑफ सोशलिज्म, फेमिनिज्म, अर्बनाइजेशन, रिलीजियस चेंज एंड ग्रोथ ऑफ साइंसेस। अब ये जो है आप लोगों के आंसर्स आगे हुए हैं मेरे पास, और गुड अटेम्प्ट सबकी तरफ से। और एक बात मैंने पहले भी क्लियर की है, दोबारा भी आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर आप में से कोई भी किसी भी किस्म का कहीं इंटरनेट से या बुक से कहीं से भी कॉपी पेस्ट आंसर दे रहा है और मैं अगर अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप ये ना समझना कि मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि एट द एंड जब मैंने मार्क्स लगाने हैं तो मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मार्क्स देने हैं जिन्होंने खुद एफ़र्ट की है अपनी तरफ से, पहले रीड आउट करके लेक्चर को सुन के फिर रिस्पॉन्स किया है। मार्क्स मैंने सिर्फ उन्हीं को देने हैं। तो अगर अभी मैं कुछ नहीं कह रही तो मार्क्स जब लगाने हैं मैंने, तो मुझे पता चल जाएगा। फिर आप बाद में मुझे ये ना कहना कि हमने भी आंसर दिए थे, तुम्हारे नंबर क्यों कम आए, उनके क्यों ज़्यादा आए हैं। तो ये आप क्लियर रखो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैं इन दोनों टॉपिक्स को रिपीट कर देती हूँ, सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत, ताकि हम आगे चलें। ओवरऑल आप लोगों ने इसको सही एक्सप्लेन किया, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। सोशल चेंजेस brought on by political revolutions, the industrial revolution, urbanization, and a profound effect on religiosity. Many early sociologists came from religious backgrounds and were actively and in some cases professionally involved in religion. They brought to sociology the same objective they exposed in their religious life. They wished to improve people's life. For some, such as Comte, sociology was transformed into a religion. For others, their sociological theories bore an unmistakable religious imprints. Durkheim wrote one of his major works on religion. Morality played a key role not only in Durkheim's sociology but also in the work of Telford Parsons. A large portion of Weber's work was also devoted to the religions of the world. Marx too had an interest in religiosity, but his orientation was far more critical. अच्छा, रिलीजियस चेंज में वो यही बात करता है कि जो बहुत सारे सोशल चेंजेस जो कि पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन की वजह से आए, उनमें एक मेजर इफ़ेक्ट जो था वो रिलीजन का था। हम आज भी देखते हैं और इन पास से भी हम देखते आए हैं, बिलीफ सिस्टम और रिलीजन को का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी में और हमारी डेली लाइफ में। हमारे ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं या हमारी किसी भी किस्म की डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो मेजरली जो हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं हमारी इससे, हमारे रिलीजन से इन्फ्लुएंस होती हैं। या हमारे रिलीजियस बिलीफ से इन्फ्लुएंस होती हैं। अब इसमें आ जाती है जो उसमें वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका जो भी बैकग्राउंड जो था वो रिलीजन से था, और वो बहुत ज़्यादा जो एक्टिवली, मतलब रिलीजन जो है उनकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व था। और फिर बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशोलॉजी के, वो रिलीजियस बिलीफ से डिराइव हुए। और इनका बेसिक, लाइक मैनी थेरिस्ट जो थे उनकी एक बिलीव यही था, और वो चाहते यही थे कि लोगों की लाइफ जो हैं वो सुधारी जा सकें। जैसे कि कॉम्ट जो है उसने सोशोलॉजी को वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिलीजन। कॉम्ट ने सोशोलॉजी को रिलीजन जैसे ही मानना शुरू कर दिया था कि लाइक सोशोलॉजी की जो थेरीज़ हैं उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल वो उसका जो थेरीज़ जो कॉम्ट ने दी उसमें वो रिलीजन का बड़ा इन्फ्लुएंस देता था। फिर सोशोलॉजिकल थीरीज़ को माना जाता था कि अनमिस्टेकेबल रिलीजियस इम्प्रिंट्स हैं, कि इसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो कि आप रिलीजन की तरह उसको मानो। और डर्कहाइम जो है उसका काफ़ी काम है रिलीजन के ऊपर, या पढ़ोगे आगे जाके। मोरालिटी के ऊपर बहुत सारे थेरिस्ट बात करते हैं, डर्कहाइम भी बात करता था, टेलकर पार्सन भी करता था, वेबर का भी बहुत सारा काम रिलीजन के ऊपर है। या आप आगे जाके जब सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ोगे तो इसमें आप इसको पढ़ोगे। मार्क्स का भी इंटरेस्ट था रिलीजन पे, पर वो ज़्यादा उसका फोकस क्रिटिसिज्म पे था, कि वो रिलीजन को भी एक क्रिटिक के तौर पे लेता था।
Okay, growth of science आ जाती है. Sociological theory was being developed. There was an increasing emphasis on science, not only in colleges and university, but in society as a whole. Technological product of science were permeating every sector of life, and science was acquiring enormous prestige. Those associated with the most successful science, physics, biology, and chemistry were accorded honor places in society. Sociologists, especially Comte, Durkheim, Spencer, Mead, and Suchet, from the beginning were preoccupied with science, and many wanted to model sociology after the successful physical and biological sciences. However, a debate soon developed between those who wholeheartedly accepted the scientific model and those such as Weber, who thought that distinctive characteristics of social life made a wholesale adoption of a scientific model difficult and unwise. The issue of the relationship between sociology and science is debated to this day, although even a glance of the major journals in the field, at least in the United States, indicate the predominance of those who favor sociology as a science. ओके अच्छा, अब उसमें जो साइंस की बात करते हैं कि जब सोशोलॉजिकल थ्योरी जब डेवलप्ड हुई तो साइंस का उसमें बड़ा एम्फेसिस था. डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सोसाइटीज़ में ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यानी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट जो है वो लाइफ में स्टार्ट हो चुका था. एंड साइंस वाज रिक्वायरिंग इनॉर्मस स्पिरिट. साइंस को एक बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी. तो दोज एसोसिएटेड विद द मोस्ट सक्सेसफुल साइंसेस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बड़ा सक्सेसफुल साइंस समझा जाता था, और जो लोग उसके साथ अटैच होते थे उन्हें सोसाइटी में एक बड़ी ऑनर वाली प्लेस दी जाती थी. तो जो सोशोलॉजिस्ट हैं जैसे कि कॉम्ट, डर्कहाइम, स्पेंसर, मीड, सुचेट, ये क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं. ये अपने बिगनिंग में इनका भी ज़्यादा जो इनकी वर्किंग थी वो भी साइंस के साथ थी, और इन्होंने कोशिश की कि जो मॉडल साइंस का है वही सोशोलॉजी के ऊपर, जैसे बायोलॉजिकल फिजिकल साइंसेस का जो मॉडल है वो सोशोलॉजी पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसके ऊपर आगे चल के एक बड़ी डिबेट हुई. लाइक जैसे वेबर था, वो समझता था कि जो सोशल लाइफ है वो डिफरेंट है, और आप सोशल लाइफ के ऊपर साइंस के सारे फार्मूलाज या उनका मॉडल कम्प्लीटली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते. और ये डिबेट आज भी जो चल रही है कि साइंस कम्प्लीटली जो ये है सोशोलॉजी है, इसको आप साइंस में कम्प्लीटली ले सकते हो या नहीं ले सकते हो. ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हमारा जो है जी इंटेलेक्चुअल फोर्सेस एंड द राइज ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी. ठीक है, intellectual forces and the rise of sociological theory. Although social factors are important, the primary focus of this chapter is the intellectual forces that played a central role in shaping sociological theory. In the real world, of course, intellectual factors cannot be separated from social forces. For example, in the discussion of the Enlightenment that follows, we will find that movement was intimately related to and in many cases provided the intellectual basis for the social changes discussed above. The many intellectual forces that shape the development of social theories are discussed within the national context where their influence were primarily felt. We begin with the Enlightenment and its influence on the development of sociological theory in France. अच्छा, पहले आपने social forces पढ़ा. अब next जो हमारा topic है that is intellectual forces, और इसका क्या role है rise of sociological theories में. ठीक है, social factors जो हैं वो बहुत important हैं, और primary focus social factors किसी भी चीज़ के चेंज लाने में जो है, जो पीछे जो हमने जो सोशल फोर्सेस पढ़ी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट जब हम बात करते हैं सोशल फोर्सेस की तो वो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस के बगैर कभी भी आगे नहीं जाती. ये दोनों सेपरेटेड नहीं है. लाइक आपकी सोशल फोर्सेस और इंटेलेक्चुअल मीन्स दैट थियरी बिहाइंड दोज फोर्सेस, वो एक साथ ही चलती हैं. जैसे इसमें आगे एनलाइटमेंट है और ये सारा आप आगे पढ़ोगे. सो इस चैप्टर में बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया इन सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ की डेवलपमेंट में. ठीक है, और सबसे पहले आ जाता है इसमें एनलाइटमेंट. It is the view of many observers that the Enlightenment constitutes a critical development in terms of the later evolution of sociology. It is views of many observers that the Enlightenment constitutes a critical development in terms of the later evolution of sociology. The Enlightenment was a period of remarkable intellectual development and change in philosophical thoughts. A number of long-standing ideas and beliefs, many of which related to social lives,
were overthrown and replaced during the Enlightenment. The most prominent thinkers associated with the Enlightenment were the French philosophers. अच्छा, Enlightenment period ये वो टाइम पीरियड था, बेसिकली ये एक Enlightenment पीरियड जो है क्रिटिकल डेवलपमेंट का टाइम पीरियड को कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ सोशोलॉजी मीन्स सोशोलॉजी मज़ीद एवॉल्व हुई, लेकिन जो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इनलाइटमेंट पीरियड कहा जाता है, ये वो टाइम पीरियड कहा जाता है जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुई और फिलोसफिकल थॉट्स में चेंजेस आया। बेसिकली साइंस में सबसे ज़्यादा इनलाइटमेंट पीरियड हम कहते हैं, जिसमें ये वो टाइम है जिसमें साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। ठीक है, साइंस ने न्यू डोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो ओपन किए और बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ चेंज हुई, बहुत सारी पुराने आइडियाज़ या बिलीफ सिस्टम जिसको लोग शुरू से मानते आते थे और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी सोशल लाइफ से भी रिलेट करती थी, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह न्यू थेरीज़ और न्यू आइडियाज़ आ गए। तो इसीलिए उसको एनलाइटमेंट पीरियड कहा जाता है, जब पुराने ख़यालात, पुराने आइडियाज़ को रिजेक्ट करके न्यू आइडियाज़ आ जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर एसोसिएटेड विद द एनलाइटमेंट पीरियड वर, उस टाइम के जो प्रोमिनेंट थिंकर्स थे उनमें फ्रेंच फिलोसफर चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू आ जाता है, एंड जेन एक्वेसी रोशियो आ जाता है। द साइंस ऑफ द इनलाइटमेंट ऑन सोशलॉजिकल थ्योरी हाउ एवर वॉज मोर इनडायरेक्ट नेगेटिव देन इट वॉज डायरेक्ट एंड पॉजिटिव। साइंस ऑफ द इनलाइटमेंट ऑन सोशलॉजिकल थ्योरी, मेरे ख्याल में ये द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनलाइटमेंट ऑन सोशलॉजिकल थ्योरी हाउ एवर वॉज मोर इनडायरेक्ट negative then it was direct and positive. As Erwin Zetlin puts it, early sociology developed as a reaction to the enlightenment. अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि इनलाइटमेंट का जो असर था ऑन सोशलॉजिकल थियरीज़ में वो इनडायरेक्ट नेगेटिव था और डायरेक्ट पॉजिटिव था। जैसे अर्विन जेटलिन कहता है कि जो अर्ली सोशलॉजी जो डेवलप हुई वो बेसिकली आई ही इनलाइटमेंट के रिएक्शन पे थी। थिंकर्स एसोसिएटेड विद द इनलाइटमेंट वर इन्फ्लुएंस्ड अबव ऑल बाय टू इंटेलेक्चुअल करंट्स, 17th सेंचुरी फिलोसफी एंड साइंस। अब वो कहते हैं जितने भी थिंकर्स थे इनलाइटमेंट के टाइम पीरियड में वो इन्फ्लुएंस हुए टू इंटेलेक्चुअल करंट्स से। दो जो वेव्स आई इंटेलेक्चुअलिज्म की, दैट इज़ 17th सेंचुरी फिलोसफी एंड साइंस से स्टार्ट हुई। 17th सेंचुरी फिलोसफी वॉज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ थिंकर्स सच एज रेने डिस्कार्टे, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक। इनको भी आप आगे पढ़ोगे, कुछ को आप मज़ीद आगे सीनियर लेवल पे जाके पढ़ोगे। ठीक है, 17th सेंचुरी फिलोसफी में जो ज़्यादातर काम जिन वर्कर्स का था उनमें इन तीनों का नाम आता है। एम्फेसिस वॉज ऑन प्रोड्यूसिंग ग्रैंड जनरल एंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ आइडियाज़ डेट मेड रैशनल सेंस। ज़्यादा एम्फेसिस क्या था कि एक ग्रैंड जर्नल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम हो, आइडियाज़ जो कि रैशनल सेंस में हो। लेटर थिंकर्स एसोसिएटेड विद द एनलाइटमेंट डिडंट रिजेक्ट द आइडिया दैट सिस्टम ऑफ आइडियाज़ शुड बी जनरल एंड शुड मेक रैशनल सेंस, बट दे डिडंट मेक ग्रेटर एफर्ट्स टू ड्राइव देयर आइडियाज़ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड टू टेस्ट देम देयर। अच्छा, अब जो उसके बाद आए थिंकर्स जो कि एसोसिएटेड थे एनलाइटमेंट के साथ, वो भी इस बात से डिनाई नहीं करते थे कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आइडियाज़ जनरल हो, जनरल यानी कि सब मानते हों जिसको, और रैशनल हो यानी इमोशनल या आउट ऑफ नो वे ना हो कि जिसके पीछे कोई बेसिस ही नहीं है। रैशनल हो कि जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक हो। ठीक है, बट बहुत इन सब के बावजूद जो ये थिंकर्स थे उन्होंने इन आइडियाज़ को रियल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ना तो डिराइव किया और ना ही उसको टेस्ट किया। इन अदर वर्ड्स दे वांटेड टू कंबाइन एम्पिरिकल रिसर्च विद रिसर्च। वो चाहते थे कि एम्पिरिकल रिसर्च को रीजंस के साथ कंबाइन किया जा सके। द मॉडल फॉर दिस वॉज साइंस, स्पेशली न्यूटनियन फिजिक्स। एट दिस पॉइंट वी सी द इमर्जेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक
साइंटिफिक मेथड टू सोशल इश्यूज। अब ये जो वो ये चाहते थे, ये जो इनकी एक सोच थी कि इम्पेरिकल रिसर्च, यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च को रीजंस के साथ कंबाइन किया जा सके, कि हमारी जो सेंसेस जिसकी चीज़ को कहती है, प्रूवन थिंग कहती है, उसको हम मज़ीद रीज़न दे सकें कि हम इसको क्यों सही या क्यों गलत मान रहे हैं। तो ये वो टाइम था जब न्यूटनियन फिज़िक्स, यानी जो न्यूटन के का एक साइंटिफिक मॉडल को माना जाने लगा कि इस जो साइंटिफिक मेथड है उसको हम सोशल इश्यूज़ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कि जिस तरीके से हम साइंटिफिकली चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को प्रूव करते हैं, उसी तरह हम सोशल इश्यूज़ को भी साइंटिफिकली देख सकते हैं। ये वो टाइम था जब सोशल इश्यूज़ को साइंटिफिकली देखने की तरफ फोकस आया। नॉट ओनली डिड एनलाइटमेंट थिंकर वांट देयर आइडिया टू बी एट लीस्ट इन पार्ट ड्राइव फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, दे ऑल्सो वांटेड देम टू बी यूजफुल इन द सोशल वर्ल्ड, स्पेशली इन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दैट वर्ल्ड। अच्छा, एनलाइटमेंट के जो थिंकर्स थे वो ये चाहते थे कि उनका आइडिया सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड से निकले ही ना, रियल वर्ल्ड यानी आपकी जो एक असल दुनिया है, और आपका जो ओवरऑल सोशल वर्ल्ड है, कि मीन्स हम जिस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं उसमें फ़ायदा मंद भी हो, और इवन ये भी हो कि वो क्रिटिकल एनालाइज करे कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम क्रिटिकली देखें। ओवरऑल द एनलाइटमेंट वॉज करेक्टराइज्ड बाय द बिलीव दैट पीपल कुड comprehend and control the universe by means of reasons and empirical research. ओवरऑल एनलाइटमेंट का क्या मानना था, दैट पीपल कुड comprehend and control the universe by means of reasons and empirical research, के लोग जो हैं कंट्रोल कर सकते हैं इस दुनिया में जो भी चीज़ है पाई जाती है उसको आप विद रीजंस एंड एम्पिरिकल रिसर्च से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। The view was that people, because the physical world was dominated by natural laws, it was likely that the social world was too. अब उस टाइम पे ये माना जाता था कि फिज़िकल वर्ल्ड जो है वो कैसे चल रहा है, नेचुरल लॉज से चल रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही लोगों ने माना कि अगर फिज़िकल वर्ल्ड नेचुरल लॉ से चल सकता है तो सोशल वर्ल्ड भी नेचुरल लॉ से चल सकता है। थस इट वॉज अप टू द फिलोसोफर, कि ये फ़िलोसोफ़र के ऊपर बेस करता है कि वो रीज़न्स को कैसे यूज़ करे, रिसर्च करे और न्यू सोशल लॉज लेकर आए, कि वो बता सके कि कोई चीज़ सोसाइटी में हो रही है तो वो क्यों हो रही है। वंस दे अंडरस्टूड हाउ द सोशल वर्ल्ड वर्क, अगर एक बार उन्हें ये समझ आ जाए कि सोशल वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है, एनलाइटमेंट थिंकर्स हैड अ प्रैक्टिकल गोल, द क्रिएशन ऑफ अ बेटर मोर रैशनल वर्ल्ड। एनलाइटमेंट थिंकर्स का ज़्यादा प्रैक्टिकल गोल क्या था कि एक बेहतरीन रैशनल वर्ल्ड जो है वो प्रिपेयर किया जा सके। विद एन एम्फेसिस ऑन रीजंस, द एनलाइटमेंट फिलोसफर्स आर इंक्लाइंड टू रिजेक्ट बिलीव्स इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जब उन्होंने रीजंस के ऊपर फोकस करना शुरू किया तो एनलाइटमेंट फिलोसफर ने पुराने बिलीव सिस्टम जो कि ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ पे बेस करते थे उनको रिजेक्ट कर दिया। व्हेन दीज थिंकर्स एग्जामिन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस, दे ऑफन फाउंड देम टू बी irrational, that is contrary to human nature and inhabit of human growth and development. When these thinkers examine traditional values, उन्होंने जब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस को एग्जामिन किया तो उन्होंने ये पाया कि ये इरेशनल हैं और ये ह्यूमन नेचर या इनहैबिटेंट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को के अगेंस्ट हैं। ठीक है, यानी इसकी कोई बेसिस नहीं मिलती। द मिशन ऑफ द प्रैक्टिकल एंड चेंज ओरिएंटेड फिलोसफर्स ऑफ द एनलाइटमेंट वाज टू ओवरकम दीज इरेशनल सिस्टम्स। उनका बेसिक मकसद यही था कि वो इन इरेशनल सिस्टम्स को ओवरकम कर सकें। थेरिस्ट हुआ मोस्ट डायरेक्टली एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस बाय, वो थेरिस्ट जो कि लाइक इस टाइम पीरियड में, एनलाइटमेंट के पीरियड में इन्फ्लुएंस हुए, दैट वाज एलेक्स दी कॉन्क्यूविले एंड कंटॉक्यूविले, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं नेट पे देखूंगी क्योंकि इनके नाम, फ्रेंच के नाम बड़े अजीब से होते हैं। कार्ल मार्क्स, ऑल्दो द लेटर फॉर्म्ड हिज अर्ली थ्योरेटिकल आइडियाज़ इन जर्मनी। ठीक है, और फिर ये वो लोग थे जो कि इन्फ्लुएंस हुए इनलाइटमेंट पीरियड से। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है रिएक्शन का टॉपिक, हम ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है,
कि द कंजर्वेटिव रिएक्शन टू द इनलाइटमेंट, कि इसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन क्या आया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, करना आपने ये है कि आप लोगों ने ख़ुद भी फाइंड आउट करना है कि इनलाइटमेंट पीरियड बेसिकली है क्या और किसको कहा जाता है इनलाइटमेंट पीरियड, और फिर आप लोगों ने बताना है कि आपको इसमें से क्या समझ आई है, इनलाइटमेंट पीरियड की क्या समझ आई है, और इसका लिंक विद सोशलॉजिकल थ्योरी आपको क्या समझ आई है। ठीक है, और जो खुद अपने रिस्पॉन्स देगा, जेन्युइन रिस्पॉन्सेज होंगे, मैं उन्हीं को आगे मार्क्स दूंगी। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।